वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लेट्स अनलॉक कॉमर्स। आज की वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट थ्योरीज के बारे में देखेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन चेक आउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अपने कैपिटल में डेट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन रखना जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो सके, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स भी खुश रहें, उनको भी प्रॉफिट हो जाए और हमारे डिबेंचर होल्डर्स भी खुश रहें क्योंकि हम उनकी भी टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है, बट उनके पास पैसा नहीं था। उन्हें एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो अब उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि अभी हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमें बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, चाहे हमें इक्विटी के थ्रू लेना पड़े चाहे डेट के थ्रू, लेकिन हमें बाहर से पैसा रेज करना पड़ेगा। तो बाहर से पैसा रेज करने की जिम्मेदारी मिली हमारे गजोदर भैया को। अब गजोदर भैया जब मार्केट में गए, गजोदर भैया को 2 लोग मिले, एक रामू और दूसरा श्यामू। रामू भी तैयार था पैसे देने के लिए, लेकिन रामू इन रिटर्न मांग रहा था उनसे कि हम मेरे को ओनरशिप चाहिए तुम्हारे बिजनेस में। वेयर एज श्यामू भी पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे कोई ओनरशिप वगैरह नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था कि तुम मुझे मंथली इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो, मेरा काम चल जाएगा, तुम मुझसे पैसे ले लो और मेरा पैसा मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर देना मुझे। अब गजोदर भैया सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। फिर गजोदर भैया को याद आया कि अरे इतने बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज दी है, तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं। तो गजोदर भैया एक एक करके सारी थ्योरीज को पढ़ने लगते हैं। तो चलो हम भी देखते हैं उन थ्योरीज में क्या क्या है। सबसे पहले ये सारी थ्योरीज है, आपको रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है, इरेलेवेंस थ्योरी क्या होती है, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरी पे जाते हैं, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी कि जिनसे हमने लोन की तरह पैसे को ले रखा है, उनको ना इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी कंपनी को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उनको अपने पैसे का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। तो इसीलिए रिस्क कम होने की वजह से वो अपने पैसे का इंटरेस्ट की अमाउंट भी कम रखते हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट भी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए डिबेंचर होल्डर्स की कॉस्ट है 6%, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो जब प्रॉफिट होगा तभी पैसा मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, तो उनको बहुत सारा रिस्क है। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू डेट होल्डर्स। एग्जाम्पल के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट है 10%, उसकी 60 और इसकी 10%, 4% का गैप है क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं इस वजह से। तो एनआई अप्रोच क्या कहती है, एनआई अप्रोच हमें कहती है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैप डेट है, यानी कि जो केडी है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यानी कि के, दोनों कांस्टेंट रहेंगे जैसे जैसे हम अपने बिजनेस में डेट की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया था, उन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब 6% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 10% है वो सॉरी 6% है कॉस्ट ऑफ डेट, 10% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो 50 लाख रुपए इक्विटी से लेंगे एंड 50 लाख रुपए डेट से। तो उस टाइम पे उन देन आफ्टर सम टाइम डिसाइड हुआ कि नहीं, हम एक काम करते हैं, डेट की कॉस्ट कम है, डेट से हम 60 लैक्स लेते हैं और इक्विटी से 40 लाख। तो जब वो ऐसा करेंगे तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है, जैसे जैसे हम डेट की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होता जाएगा और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगी। वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे अपोजिट होती है। तो बेसिकली वो नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि डेट की इंटरेस्ट का अमाउंट जो परसेंटेज है, यानी कि जो डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है, तो हम जैसे जैसे ज़्यादा डेट लेंगे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगा। अगर हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगा
तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, हमारी WACC यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे निकलती है? इक्विटी का जितना अमाउंट है उसको इक्विटी के रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, डेट के अमाउंट को डेट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। नेट इनकम अप्रोच जो है डोरांड ने दी थी, उसने सजेस्ट किया था कि एक फर्म को इंक्रीज करना चाहिए डेट की अमाउंट को अपने बिजनेस में, ताकि उसकी ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो सके। बट इसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है ना, वो कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस डेट के ज़्यादा आने से कम नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखो, डेट को जो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट होगा या तभी करेंगे, लॉस होगा तो तभी करेंगे। तो इससे जो डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट है उससे वो पैसा कम हो जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में जाना होता है। तो कई बार इस इक्विटी शेयर होल्डर नाराज़ हो जाते हैं कि अगर आप ज़्यादा डेट लेके आओगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होना चाहिए। और इन इक्विटी और डेट सिर्फ यही दो सोर्सेज है हमारे पास फाइनेंस के, और कोई सोर्स है ही नहीं। नेट इनकम अप्रोच हमें ये कहती है। और जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेट है वो एक यूनिफॉर्म, यानी कि हर बार सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आज डिविडेंड पे आउट रेट हमने 200% कर दिया, कल हम 1 रुपया भी ना दे पाए। तो डिविडेंड पे आउट रेट हमारा सेम रहना चाहिए। और हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है, मतलब अगर हम इक्विटी से डेट में जा रहे हैं या डेट से इक्विटी में, या फिर हम बाहर से जो भी कैपिटल ला रहे हैं ना, हमें उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, कुछ नहीं देना, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। और हमारी जो मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, जो कि एक सपने की तरह होती है, क्योंकि रियलिटी में कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, बट ऐसे डेविड डोरांट का मानना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत टेक्निकल बातें कर ली, बहुत मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बोल दिया, वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में बोल दिया। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। देखो, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि हमारा EBIT है 1 लाख रुपए। बॉन्ड हमारे पास 3 लाख रुपए की हैं, 10% का बॉन्ड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन। EBIT कितना है? 1 लाख। पहले क्या देंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डेट? ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि हम EBIT में से तो पहले इंटरेस्ट ही माइनस करेंगे ना। तो कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया 30,000। अब इसके बाद जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स बचा दैट इज 70,000। अब हमने ये मान लिया कि टैक्स है ही नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रख रखा है कम कॉरपोरेट सेक्टर का, उसने सोचा 0% टैक्स करते, चलो सब खुश रहो। तो हमारे पास टैक्स है नहीं, तो हमारी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बन गई वही 70,000। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जो ये 70,000 की अर्निंग है, इससे मार्केट वैल्यू पे क्या है, कितनी बनेगी। तो इसको हम लोग जब 70,000 को डिवाइड कर देंगे 14% से, क्योंकि ये 70,000 तो 14% हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% थी, तो ये 14% हुआ। तो 100% के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 14% से, तो 5 लाख आ गया। डेट की मार्केट वैल्यू 3 लाख, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 8 लाख। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया हमारे पास? 1 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, यानी कि 12.5%। ठीक है, अब असली चीज अब समझते हैं। डेट बढ़ा दिया भाई, टोटल हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी? 8 लाख की। डेट बढ़ा दिया हमने सोचा 4 लाख डेट, 4 लाख इक्विटी। हम बहुत इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, हम दोनों को बराबर लेके आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। 1 लाख था, इंटरेस्ट 4 लाख पे कितना आया? 40,000, 60,000 बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स की नेट वैल्यू निकाल दी 60,000 को डिवाइड करके 14% से। डेट की नेट वैल्यू इतनी है, मार्केट वैल्यू इतनी आ गई, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट को बढ़ाने से 0.5% से कम हुआ, और मार्केट वैल्यू बढ़ गई 28,570 से। दैट इज व्हाट नेट इनकम अप्रोच सेड,
कि जैसे ही हम डेट को बढ़ाएंगे, यहाँ हमने डेट को बढ़ाया 3 लाख से 4 लाख किया, तो हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ी है और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगी. Now comes to the another theory, that is traditional theory. ट्रेडिशनल थ्योरी हमें ये कहती है, ग्राफ से समझते हैं, कि जैसे जैसे हम डेट की अमाउंट बढ़ाएंगे, इनिशियली जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आने लग जाएगी कि अगर डेट को ज़्यादा बढ़ाया तो हमारा रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर हमारा रिस्क बढ़ा तो हमें अपनी कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी. तो इससे इक्विटी को जो केडी है, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद बढ़ने लग जाएगा, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ने लग जाएगा. तो इन शॉर्ट, जैसे जैसे हम अपने बिजनेस में डेट की अमाउंट को बढ़ाएंगे, तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स कहेंगे कि नहीं, अब तो नहीं हो रहा हमसे, अब हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमारा सिचुएशन पॉइंट क्रॉस हो चुका है, तो वो अपनी कॉस्ट भी बढ़ा देंगे. और जैसे जैसे वो अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो भी बढ़ने लग जाएगी. अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ डेट भी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो हाँ, ऐसा भी होगा, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो भी थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं. ठीक है, आई होप. तो ट्रेडिशनल थ्योरी हमें ये कहती है कि जैसे जैसे हम डेट की कैपिटल को बढ़ाएंगे, हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म मैंने पहले भी बोला था कि कॉस्ट ऑफ फर्म के अपोजिट होती है. कॉस्ट ऑफ फर्म इनिशियली डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज. इनिशियली इंक्रीज होगी, देन कॉन्स्टेंट, एंड देन स्टार्टिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि ओवर लिवरेजिंग हो गई. अब ओवर लिवरेजिंग क्या होती है, लिवरेज क्या होता है कि हमारे पास डेट की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, उसे हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं. तो ओवर लिवरेजिंग कब होगी, जब हमारी डेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं प्रॉफिट के नाम पे, तो उसे हम ओवर लिवरेजिंग कह देंगे. तो ओवर लिवरेजिंग की वजह से हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. तो अभी तक हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं, दैट इज़ नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल थ्योरी. नेट इनकम अप्रोच हमें कहती थी कि जैसे जैसे हम डेट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी एंड हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच वो मानती थी कि शेयर होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ट्रेडिशनल थ्योरी आई जिसने ये चीज़ को कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस लेवल सेम ही रहे, वो एक सर्टेन पॉइंट तक रहेगा, उसके बाद उन्हें भी होगा कि हमारा रिस्क बढ़ रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ाओ, और उनकी कॉस्ट बढ़ाते ही फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू ओवर लिवरेजिंग. नेक्स्ट थ्योरी, ये एक इररेलेवेंट थ्योरी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्योंकि ये कहती है कि डेट को लाओ या इक्विटी को लाओ, कुछ भी करो तुम, ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्म की वैल्यू पे. ऐसा क्यों, क्योंकि इस थ्योरी का ये मानना है कि जैसे जैसे तुम डेट की अमाउंट ज़्यादा करोगे, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी. तो वो जो कॉस्ट ऑफ डेट जितने से कम होगी उतने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी. मतलब कि डेट को ज़्यादा लाने से जितना तुम्हें फ़ायदा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से कम हो जाएगा. तो ओवरऑल कितना, ज़ीरो इफेक्ट रहेगा. तो ये हमें कहती है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन of the firm are irrelevant. Any change in the leverage will not lead to the any change in the total value of the firm. ऐसा क्यों हो रहा है? It further says that increase in the debt component of the company, the
फेस्ड हाई रिस्क कौन फेस करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर. टू कंपनसेट दैट द क्वालिटी ऑफ शेयर होल्डर एक्सपेक्ट मोर रिटर्न एंड दिस इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिवरेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज. तो दोनों चीज़ें एक चीज़ कम होने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ गई तो ओवरऑल इम्पैक्ट ज़ीरो. दैट इज़ वॉट हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमें कहती है. तो आज हमने 3 अप्रोचेस देखी. नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसमें से ट्रेडिशनल थ्योरी और नेट इनकम अप्रोच दोनों रेलेवेंट थ्योरी थी. वो मानती थी कि डेट को कम ज़्यादा करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो ये नहीं मानती है. तो इसीलिए वो एक इरेलीवेंट थ्योरी है. कल हम एक और इरेलीवेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, दैट इज एमएम अप्रोच, मोदी गिलानी एंड